हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मैं आशा करता हूँ आपकी यूकेपीएससी लेक्चरर मैथमेटिक्स की जो तैयारी है वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको मॉक टेस्ट कराया था, ठीक है। एक प्रैक्टिस सेट फर्स्ट का मॉक टेस्ट सेकंड अभी तैयार हो रहा है, ठीक है। तो कल मॉक टेस्ट सेकंड का भी वीडियो आ जाएगा। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। जो स्टूडेंट्स ने बोला था कि लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स कराइए, तो जो लीनियर प्रोग्रामिंग के वीडियो मैं आज से डालना शुरू कर रहा हूँ। पूरी सीरीज़ इसकी कंप्लीट सिलेबस की मैं आपको बना दूँगा, ठीक है। तो पहले आप इसका सिलेबस समझ लीजिए। पहला जो इसमें टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, मेथड ऑफ फॉर्मेशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। ये काफ़ी ईजी मेथड है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, जो आपको बतानी है। और फिर ग्राफिकल मेथड जो इंपॉर्टेंट है, जिसका सवाल इसमें पक्का बनेगा। इन टू वेरिएबल और फिजिबल और इनफिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है, रीज़न क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। तो पहला टॉपिक एलपीपी है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। कुल बाकी तीन ही टॉपिक है, 3 या 4 टॉपिक हैं इसमें, ठीक है। तो पहला टॉपिक हम लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम समझेंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो लीनियर प्रोग्रामिंग से देखो कम से कम इसी टॉपिक से ना 4 से 5 सवाल आने आने हैं, ठीक है। क्योंकि आरटी यूनिट है और 150 क्वेश्चन है। तो मैं समझ रहा हूँ कि एलपीपी भी कंप्लीट टॉपिक से 10 से 15 या 15 से 20 सवाल, 15 सवाल तो आप मान के चलो, ठीक है। 15 से 20 भी आ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो टॉपिक है सिंपलेक्स मेथड और ड्यूल सिंपलेक्स मेथड और ड्यूल ऑफ एलपीपी। देखो ड्यूल ऑफ एलपीपी तो इजी टॉपिक है, आप इजीली कर लोगे। सिंपलेक्स मेथड और ड्यूल सिंपलेक्स मेथड ना काफ़ी लेंदी टॉपिक है, ठीक है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगा, अगर इसका सवाल पेपर में आएगा ना तो टाइम मत करना, काफ़ी टाइम टेकिंग होता है ये। बाकी शॉर्ट ट्रिक्स में लेकर आया हूँ, अगर शॉर्ट ट्रिक से फंस जाएगा क्योंकि कुछ क्वेश्चन तो इसकी शॉर्ट ट्रिक से मैं आपको करवा दूंगा जो आप इजीली कर लोगे, ठीक है। अगर शॉर्ट ट्रिक से नहीं बन पाया तो टेबल बनाने की गलती मत करना, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका उसमें, ठीक है, फालतू में। वही बात ड्यूल सिंपलेक्स मेथड के, इसके से मैं आपको थ्योरी बताऊंगा, ठीक है। तो बस इतना आपको प्रिपेयर करना है कि सिंपलेक्स और ड्यूल सिंपलेक्स मेथड का आपको एमसीक्यू आप अटैम्प्ट कर पाओ, ठीक है, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आप हमको जाना ही नहीं है, ठीक है। तो शुरू करते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एलपीपी होती क्या है, सबसे पहले हम इसका थ्योरी करेंगे, ठीक है। तो एलपीपी में होता क्या है, एक जनरल एक ऑप्टिमाइजिंग फंक्शन होता है जिसे हम जेड बोलते हैं, ठीक है। तो जेड मैक्सिमम को दिखाना है या मिनिमम दिखाना है, ठीक है। इसे ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं, जिसकी आपको ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी होती है। इसके रिलेटेड आपको कंस्ट्रेंट कुछ कंडीशन दी होती है। कंडीशंस क्या होती है कि इस तरह से आपको दी जाएगी, तो लेस देन इक्वल टू में होती है या ग्रेटर देन इक्वल टू में होती है या इक्वल्स टू में होती है, ठीक है। तो आपको इस हिसाब से जेड की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बनानी होती है, ठीक है। तो आपको इसकी कंडीशन के हिसाब से चलना होता है, ठीक है। और इसकी जो एक नेचुरल कंडीशन होती है जिसे नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं, कि जितने भी आपके वेरिएबल होंगे वो हमेशा आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब के आपको फंक्शन की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू देनी होती है। कुल मिला के जो ये टॉपिक है एलपीपी है, एमबीए का टॉपिक है, या आप समझ लीजिए कि माना कि कोई भी कंपनी है, तो वो अपना जो प्रॉफिट होगा वो क्या चाहेगी, मैक्सिमम चाहेगी। लेकिन उस प्रॉफिट के लिए आपको कुछ कंडीशंस दी होगी, कि मतलब वर्कर की अवेलेबिलिटी या आपके प्रोडक्शन की अवेलेबिलिटी, कितने टाइम के लिए, मशीन कितने टाइम के लिए अवेलेबल है। उस सब कंडीशन को हिसाब से ना आपको प्रॉफिट को क्या बनाना होता है, मैक्सिमम बनाना होता है, ठीक है। या आपका कॉस्ट फंक्शन है, जो आप लागत लगा रहे हो उसे आपको क्या बनाना होगा, मिनिमम बनाना होगा। तो आपकी सारी कंडीशंस को यूज़ करके जो आपका बेस्ट पॉसिबल आंसर होगा उसको आपको यूज़ करना होता है, ठीक है। उस स्ट्रेटजी को आपको अपनाना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी क्या होता है, जो सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं एलपीपी का, ठीक है। ठीक है, अब हम समझते हैं ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है। देखो ऑप्टिमाइजेशन मीन्स क्या होता है, फाइंडिंग द बेस्ट पॉसिबल वैल्यू। जो वही मैं आपको बता रहा था कि जो बेस्ट पॉसिबल वैल्यू होगी मैक्सिमम और मिनिमम की ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, वो इन द फिजिबल रीजन, जो आपका रीजन है वो भी फिजिबल होना चाहिए, मतलब सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो उस चीज़ को आप क्या बोलेंगे, ऑप्टिमाइजेशन बोलेंगे, ठीक है। तो ऑप्टिमल वैल्यू सॉल्यूशन अगर एट अ वर्टेक्स ऑफ फिजिबल रीजन, मतलब जो फिजिबल रीजन होते हैं ना, उसके मतलब कॉर्नर पॉइंट पे जो होता है आपका, जो होता है ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आपको मैं समझाता हूँ फिजिबल रीजन होता क्या, ठीक है। फिजिबल रीजन इज एन एनी पॉइंट दैट सेटिस्फाई ऑल कंस्ट्रेंट, जो सारे कंस्ट्रेंट होते हैं, जो सारी कंडीशंस आपको दी होगी उसको सेटिस्फाई करेगा, इंक्लूडिंग नॉन नेगेटिविटी, मतलब नॉन नेगेटिव कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेगा। ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं, आपको फिजिबल रीजन कहते हैं, ठीक है। इट्स लाइक एनी वेयर इनसाइड ऑन द बाउंड्री ऑफ द फिजिबल रीजन। जो फिजिबल रीजन है ना, उसके इनसाइड में किसी भी पॉइंट पे वो आ सकता है। सो द एंटायर शेडेड रीजन ऑफ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जो एंटायर शेडेड रीजन होगा ना, जो सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसको हम आपका फिजिबल रीजन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू जीरो एक आपका कंस्टेंट है, तो फिजिबल रीजन 0, 0, 4, 0 और 0, 4 के बीच लाई करेगा, और इसके अंदर के जितने भी पॉइंट होंगे उसके फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, क्या होंगे उसके, वो फिजिबल सॉल्यूशन होंगे, ठीक है।
तो फिजिबल एंड इनफिजिबल रीजन क्या होता है? फिजिबल रीजन क्या होता है? कॉमन रीजन सेटिस्फाई ऑल कंस्टेंट, वो कॉमन रीजन सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई करता है, वो फिजिबल रीजन कहलाता है। इसके बाद इनफिजिबल रीजन क्या होता है? रीजन नॉट सेटिस्फाई ऑल कंस्टेंट, ऐसा रीजन जो सारे कंस्टेंट को सेटिस्फाई ना करे ना, तो उसे क्या बोलेंगे हम? इनफिजिबल रीजन बोलेंगे। फिर आता है फिजिबल सॉल्यूशन, एनी पॉइंट विद इन द फिजिबल रीजन, जो फिजिबल रीजन के ना अंदर का जो कोई सा भी पॉइंट होगा ना, जो जो भी आप पॉइंट लेंगे वो क्या कहलाएगा? आपका फिजिबल सॉल्यूशन कहलाएगा, ठीक है। फिर आता है नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। देखो नॉन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? इन अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन द वेरिएबल सेट टू जीरो आर कॉल्ड नॉन बेसिक वेरिएबल। जो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन के अंदर ना जो सेट होता है जीरोस का, उन्हें क्या बोलते हैं हम? नॉन बेसिक वेरिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन बेसिक वेरिएबल, ठीक है। इफ़ अ बेसिक वेरिएबल बिकम नेगेटिव, अगर ये बेसिक वेरिएबल आपके जो बेसिक वेरिएबल होंगे आपके, वो अगर नेगेटिव हो जाएंगे ना, जो कि आपका x1 x2 बोलते हैं ना, बेसिक वेरिएबल बोलते हैं, अगर ये नेगेटिव हो जाएंगे तो इट इज़ अ नॉन फिजिबल, तब ये क्या कहलाएगा? नॉन फिजिबल कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब आता है बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, ठीक है। बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन क्या होता है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज स्पेशल टाइप ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, एक स्पेशल टाइप का फिजिबल सॉल्यूशन होता है जिसकी कंडीशन होती है क्रॉसपॉन्ड टू कॉर्नर पॉइंट्स ऑन द फिजिबल रीजन। जो ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है कॉर्नर पॉइंट पे पाया जाता है फिजिबल रीजन के, इज ऑप्टेन बाय सेटिंग सम वेरिएबल्स इक्वल्स टू जीरो एंड सॉल्विंग फॉर अदर यूजिंग इक्वलिटी कंस्टेंट। मतलब आप कंस्टेंट को इक्वल लेके बनाते हैं और किसी को जीरो मान के रखते हैं, किसी भी वेरिएबल को जीरो मान के बनाते हैं। इस हिसाब से जो रीज़न आता है सो उसको क्या बोलते हैं? बेसिक फिजिबल रीजन कहते हैं। सो बी एफ एस आर द ओनली दोज फिजिबल पॉइंट्स, बी एफ एस वो पॉइंट होते हैं जो कॉर्नर पॉइंट पे पाए जाते हैं फिजिबल रीजन के, तो उन्हें क्या बोलते हैं? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बाकी इसके बारे में आपको बोल रखा है अ बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, अगर किसी फॉर एन एलपीपी ऑफ एम कांस्टेंट, किसी एलपीपी में एम कांस्टेंट है और एन वेरिएबल है, तो जो बेसिक सॉल्यूशन होंगे वो कितने होंगे? एन माइनस एम होंगे। सिर्फ इसको याद रखना, अगर एन वेरिएबल और एम कांस्टेंट है तो टोटल नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? एन माइनस एम होते हैं। बहुत बार एग्जाम में आ भी रखा है, ठीक है। इस लाइन को याद रखना। ओनली दोज पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू वर्टिसेस ऑफ द पॉइंट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन, ओनली दोज पॉइंट, ये वो पॉइंट्स होते हैं जो क्या होते हैं? कॉर्नर में पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसके बाद क्या कहते हैं? हैंस क्या एवरी बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन बट नॉट एवरी फिजिबल सॉल्यूशन इज बी एफ एस। हर बी एफ एस क्या होता है? बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन होता है, पर हर बट इसका कन्वर्स ट्रू नहीं होता कि एवरी बी एफ एस फिजिबल सॉल्यूशन जो है बी एफ एस हो, क्योंकि बी एफ एस जो होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? बाउंड्री में पाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम इससे रिलेटेड आपको एमसीक्यूज़ कराएंगे। थ्योरी वाला पार्ट मैंने आपको करवा दिया है, ठीक है। तो पहला एमसीक्यू है एन एलपीपी इज़ गिवन बिलो। एक एलपीपी आपको दे रखी है, आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है जेड मैक्स की, ठीक है। आपको एक कंडीशन दे रखी है x1 इक्वल्स टू ये, ठीक है। तो पहली बात तो ये कंडीशन ना आपका क्या होनी चाहिए? फिजिबल भी होनी चाहिए, मतलब इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करनी चाहिए, ठीक है। तो सॉल्यूशन जो है पहला कभी भी आंसर नहीं हो सकता। जैसे मैं x के बदले 1 डालूंगा, x2 के बदले 5 डालूंगा, तो 5 लेस देन 4 नहीं होता, तो ये फिजिबल नहीं है, तो आंसर तो कभी हो ही नहीं सकता। जैसे सेकंड ऑप्शन देखेंगे, x के बदले में 3 डालूंगा, पहले कंस्टेंट को तो सेटिस्फाई कर रहा है और क्या दूसरे को कर रहा है? नहीं कर रहा है, ठीक है। 3 माइनस 0 लेस देन 2 हो जाएगा, ये भी दूसरे को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो पहला दूसरा आंसर हो नहीं सकता। सी और डी में आंसर हो सकता है कि x1 की वैल्यू 2 और 2 है, ठीक है, और x1 के लिए 3 और 1 है, ठीक है। तो 2,2 और 3,1 इस पर ग्राफ बनाने की जरूरत है, सीधा आप देखो कि जिससे आपकी मैक्सिमम वैल्यू वो आपका आंसर हो जाएगा। तो x के बदले 2 डालेंगे क्योंकि इसके इनसाइड का ही रीज़न है, ठीक है, आपको देख के भी लग रहा होगा। तो जैसे ही मैं x1 के बदले 2 डालूंगा, z कितना जाएगा? 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2, तो सॉल्व करके रिजल्ट आएगा 6 प्लस 4 10। अब 3,1 डाल के देखता हूँ। जैसे 3,1 डालूंगा तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 1 डालूंगा, तो रिजल्ट क्या आ जाएगा? आपका 11 आ जाएगा। तो मैक्सिमम जेड जो आया आपका वो डी वाले पॉइंट्स आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका आंसर होगा। आपको ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, आप चाहो तो ग्राफ बना सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे आपका टाइम बच रहा है तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन को पेपर में, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। ये कह रहा था फंक्शन टू बी मैक्सिमाइज इन अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जो जिस फंक्शन को आपको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना होता है उसे हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिमाइज्ड फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये तो मैंने आपको अभी थ्योरी में भी बता दिया था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। कह रहा व्हाट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी। आपको जेड की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, आपको 2 कंस्टेंट दे रखे हैं, ठीक है। इसका एक शॉर्ट ट्रिक्स भी होती है, लेकिन अगर ये लगेगी तो देखो शॉर्ट ट्रिक्स में होता क्या है, अगर आप इस कंस्टेंट को ना किसी भी एक या किन्हीं भी 2 को ना ऐड या सेपरेट करके जेड के बराबर बना दोगे ना, तो आप इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू बता सकते हैं, ठीक है। जेड मैक्स पूछ रहे हैं, लेकिन उस पर खास बात होनी चाहिए, या तो इक्वलिटी लेस देन इक्वल टू होनी चाहिए या ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब ऐसे नहीं होनी चाहिए एक लेस देन हो या एक ग्रेटर देन हो, ठीक है। तो देखते हैं अगर ये हम मैं 6x प्लस 8y से बना सकूँगा तो, ठीक है। तो अगर मैं x को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़ा 4, 4x प्लस 2y लेस देन 60,
और उसको 2 से करूँगा तो 6x, लेकिन ये 8 नहीं हो पा रहा था। 6x तो मैं बना पा रहा हूँ लेकिन 8 नहीं बना पा रहा हूँ, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन में मैं बना नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, मैंने कोशिश करूँगा, आप भी नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो अगर ये ऐसे नहीं बन पा रहा है तो कोई बात नहीं, हम इसे ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ग्राफिकली के लिए सबसे पहले हमें लाइन ड्रॉ करना आपको आता ही होगा, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनको आपको ग्राफ से नहीं हो पाएंगे, वो इजीली आपको शॉर्ट ट्रिक्स हो पाएंगे। भले इस क्वेश्चन में नहीं हो पा रहा, लेकिन वो ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी, ठीक है। तो पहले इक्वेशन में 2x + y 0 है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे तो x/15 + y/30 = 1। तो पहली लाइन की इक्वेशन x/15, ठीक है। x कोऑर्डिनेट आपका 15 आ जाएगा और y कोऑर्डिनेट 30 आ जाएगा। मैं ऐसे ही रफली बना रहा हूँ 0,30, ठीक है। तो ये जो पॉइंट इसको पहली लाइन आएगी, इसका नाम क्या है, 2x + y < 30, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या है, x + 2y = 24 रखेंगे, 24 से डिवाइड कर देंगे हम, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा x/24 + y/12 = 1, ठीक है। तो 24 x के नीचे 24 है तो 24 वाला पॉइंट यहाँ लग कर लाई करेगा, और 24 वाला मैंने थोड़ा सा नीचे ले लिया, सिर्फ रफली फिगर बना रखा। और इस पॉइंट का नाम ज़रूर देना कॉर्नर पॉइंट, ठीक है। तो ये पॉइंट आएगा 24,0, यह आएगा आपका 0, इसको तो ये 12 होगा, ठीक है, 0,12 होगा, गलती से मैंने 24 लिखा था वो, ठीक है, 0,12 होगा। अब दोनों लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, तो आपको इसका साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे दोनों को, 2x + y < 2 मतलब = 30 और x + 2y = 24, ठीक है। तो मैं फर्स्ट सेकेंड को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2x + 4y = 48 और 2x + y = 30 है। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँगा माइनस y, तो 3y = बचेगा आपका 18, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। जैसे ही y की वैल्यू 6 आएगी तो x कितना आ जाएगा, 2x + 6 = 30, 2x = 24, x = 12। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो आया है 12,6 आ रहा है, ठीक है। तो 12,6 आएगा। तो आपका जो फिजिबल रीज़न जो आपका आएगा वो क्या आएगा, वो सारे कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो पहली लाइन का जो रीज़न है, x के बदले मैं 0 रखूँगा, y की बदले 0 रखूँगा, तो ये लाइन का जो रीज़न है इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई करा, तो 0 < 30 होता है, तो इसका जो रीज़न आएगा वो रीज़न की तरफ आएगा, ठीक है। वैसे सेकेंड लाइन जो है उसका नाम क्या है, x + 2y = 24 है, x के बदले 0 रखूँगा, y के बदले 0, तो ये भी जो कॉमन रीज़न है इसका जो रीज़न आएगा नीचे आएगा। जो हमारा जो कॉमन रीज़न है सारे कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई कर रहा है वो है, तो ये आपका फिजिबल रीज़न आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपको जो है आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो कॉर्नर पॉइंट आपके जो है वो आप डाल देंगे। तो आपको z मैक्स निकालना है, ठीक है। वो आपको फंक्शन दे रखा है 6x + 8y, ठीक है। यहाँ से पहला पॉइंट है आपका 0,12, फिर रीज़न के पॉइंट डालेंगे अब 0,12, दूसरा पॉइंट जो है आपका 12,6, ठीक है। तीसरा पॉइंट है आपका 24,0। तो इसमें आप देखें कि इसमें मैक्सिमम वैल्यू रही, तो ये आ जाएगा 12 × 96, ये 12 × 6 = 72 + 48। तो कुल मिला के जो इसकी जो वैल्यू आएगी 128 आएगी, और ये 24 × 6 = 140, 24,0 तो 24,0 तो रीज़न का हिस्सा नहीं, गलत कर दिया मैंने, 15,0 होगा, है ना। कॉर्नर पॉइंट जो रीज़न का पॉइंट है ये 15,0 होगा, ठीक है। तो 15,0 कितना हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। तो मैक्सिमम वैल्यू जो आएगी आपकी 120 आएगी, तो चुपके से 120 में टेक मारकर हम साइड चल जाएंगे, ठीक है। तो कभी कभी इस तरह से आपको लॉन्ग अप्रोच से भी करना होगा। वैसे मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आपको ग्राफ बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ग्राफ मत बनाना, आप दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देना, ठीक है। तो कॉर्नर पॉइंट आप बना सकते हो, एक बार x को 0 रखना, y की वैल्यू हो जाएगी, एक बार y को 0 रखना, मतलब इंटरचेंज कर देना, और देखना जिस पॉइंट में मैक्सिमम वैल्यू होगी वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर सकते हो आप वैसे भी टाइम बचाने के लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा था फिजिबल रीज़न ऑफ द फॉलोइंग एलपीपी। आपको इस एलपीपी का ना फुल रीज़न बताना है, फिजिबल रीज़न क्या होगा, ठीक है। तो x1 - x2 जो है < 1 है, दूसरी कंडीशन क्या है, x1 + x2 जो है < 3 है, ठीक है। तो लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। x1 - x2 जो है < 1 है, तो x1 के बदले हम 0 रखेंगे, x2 की वैल्यू -1 आ जाएगी, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है, -0, -1, और x2 के बदले 0 रखेंगे तो ये आएगा। तो ये जो रीज़न है ये इस प्रकार से है, इसका रीज़न है x1 - x2 < 1, ठीक है। तो जैसे ही x के बदले 0 डालेंगे, y के लिए 0 जो है < 1 होता है, तो ये अपना जो रीज़न है वो रीज़न की तरफ मांगेगी, ठीक है। तो इस रीज़न को हम बोलेंगे 1,0। सिमिलरली x1 + x2 जो है < 3 है, तो x1 ये वाला पॉइंट जो है 0,3 आ जाएगा, दूसरा पॉइंट 3,0 हो जाएगा।
तो इसका जो रीज़न है ये ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है। तो ओरिजिन को सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो रीज़न कहाँ जाएगा इसका, ओरिजिन से दूर जाएगा, क्योंकि जीरो बड़ा नहीं होता ना 3 से। आप डालोगे एक्स के पहले जीरो, वाई के पहले x2 के पहले जीरो, तो जीरो जो है 3 से बड़ा नहीं होता। तो रीज़न जो है इसका ओरिजिन से दूर मांगेगी, ये भी। तो जो कॉमन रीज़न आएगा दोनों लाइन का वो ये आएगा, जो कि एक अनबाउंडेड बन रहा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए जो आएगा आपका अनबाउंडेड आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये कह रहा है अ सेट ऑफ वेरिएबल्स एंड सेटिस्फाइंग द कंस्ट्रेंट, जो कंस्ट्रेंट और नॉन रिस्ट्रिक्शन को सेटिस्फाई करता है उसको क्या बोलते हैं, फिजिबल सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये पेपर से ही मैंने बना रखे हैं PYQs, जितने भी आपके PGT एग्जाम्स होते हैं, ठीक है, अच्छे एग्जाम्स होते हैं उससे मैंने निकाल रखे। तो एग्जाम के ही क्वेश्चन है, तो इन्हें प्रिपेयर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 6 है। ये कह द लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, मैक्सिमाइज दैट आपको x1 प्लस x2 दे रखा है, ठीक है, और ये आपको दे रखा है, ठीक है। तो इसमें कमाल की बात क्या है, जो z की जो वैल्यू है ना मुझे यहाँ से मिल गई। तो z की जो वैल्यू होगी ना x1 प्लस x2 है, तो इसको मैं x1 प्लस x2 लिख सकता हूँ, और ये लेस देन 15। तो z की जो वैल्यू है ना वो डेफिनेटली लेस देन 15 होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा पक्का बाउंडेड होगा, ठीक है, मतलब ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो होगा ही, मतलब सॉल्यूशन तो ये पक्का देगा, ठीक है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और बाउंडेड देगा कि z की जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स टू 15 है। लेकिन अब ये हमें देखना है कि 1 ऑप्टिमम सॉल्यूशन है या 2 ऑप्टिमम सॉल्यूशन है, इसके लिए मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर सिर्फ एक बार बोलता ना इसका z की वैल्यू पूछता कि मैक्सिमम z वैल्यू क्या होगी, तो हमें इस पर ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं थी। आप डायरेक्ट z की जो वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 15 बोल देते हैं, ठीक है। तो लेस देन और इक्वल टू 15 है, ठीक है। तो बाउंडेडनेस के बारे में हम कह सकते हैं यहाँ से, लेकिन ऐसा सवाल पूछा नहीं। लेकिन आगे सवालों में पूछेगा तो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, ये बहुत काम आएगी, ठीक है। आगे हम इससे भी करेंगे क्वेश्चन, आपको मज़ा आएगा इस ट्रिक में, ठीक है। तो पहले इस पर बहरहाल इसमें तो ग्राफ बनाना पड़ेगा मैं, ठीक है। तो पहली लाइन की इक्वेशन जो है x1 प्लस 2x2 लेस देन 10 है। तो x1 अपॉन क्या जाएगा 20 प्लस 2x2 अपॉन 20 इक्वल्स टू 1 है ना। तो लाइन इक्वेशन तो आपको बनानी आती होगी, 10 हो जाएगा। तो इसे x1 बोल रहा हूँ मैं, तो x1 का वाला पॉइंट 20 का मान डाल लेता हूँ, 20,0, और x2 का जो पॉइंट है वो 0, आपका 0,10 हो जाएगा, ठीक है। रफली फिगर बना रहा हूँ, ठीक है, 0,10 अपने हिसाब से पॉइंट को मान के, ठीक है। तो इसका नाम मैं दे देता हूँ x1 प्लस 2x2 लेस देन 10, या लाइन का नाम देना जरूरी है, हाँ, बाकी कभी कभी हम भूल जाते हैं, ठीक है। दूसरा x1 प्लस x2 लेस देन 15 है, तो आपको आता होगा ग्राफ बनाना, तो ठीक है। तो ये वाला जो पॉइंट है 15 वाला पॉइंट ऊपर लाई करेगा, ठीक है, यहाँ से आ जाएगा 15 ले लिया मैंने इस पॉइंट को 0,15, और ये वाला पॉइंट 15,0 हो जाएगा। तो अब आप देखेंगे जो पॉइंट लाइन्स आएगी इस तरह से जाएगी, इसका नाम दे देंगे 15,0, इसका लाइन भी लाइन देना जरूरी है, वरना हम भूल जाते हैं, ठीक है। लेस देन 15 ग्राफ बनाना आपको आना आता होगा, ठीक है। आप MSc के स्टूडेंट्स हो, MSc पास आउट हो इवन, ठीक है, तो ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है। फिर x2 इज लेस देन 6, x2 अगर लेस देन है तो x1 के पैरेलल हो जाएगी, इसे x1 बोलते हैं, इसे x2 बोलेंगे। तो यहाँ कहीं मैंने 0.6 ले लिया, 0,6, और इससे मैंने पैरेलल लाइन डाल दी, ठीक है, यूँ करके। ये दोनों लाइन को एक पॉइंट में यहाँ कट रही है, एक पॉइंट को यहाँ कर रही है, ठीक है। तो आपका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा x2 लेस देन 6 तो इस तरफ आएगा, ठीक है, और x1 प्लस x2 लेस देन 20, 0 को सेटिस्फाई कर रही है। पहले चेक करना जरूरी है, ऐसे नहीं कि आप लेस देन देख के नीचे की तरफ लगा दो, ठीक है। 0 को सेटिस्फाई कर रही है दोनों लाइन, तो दोनों लाइन का जो कॉमन रीज़न होगा वो आपका ये आएगा, ठीक है, जो मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है, उसको मैंने शेड कर दिया। तो ये आपका कॉमन रीज़न होगा। तो सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, बाकी एक ही पॉइंट निकालना पड़ेगा। x2 की वैल्यू 6 है, और ये आपकी जो इक्वेशन है x1 प्लस x2 जो है 15 के बराबर है। तो ये आपका जो पॉइंट आएगा 9,6 हो जाएगा, ठीक है। इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ 9,6, ठीक है। x2 के लिए 6 रखेंगे तो x1 की वैल्यू 9 आ जाएगी, ठीक है। तो जो आपके कॉर्नर पॉइंट है z मैक्स निकालना है आपको, मैक्सिमम z निकालना है ना, ठीक है। तो एक पॉइंट क्या आएगा आपका 0,6 आएगा। फंक्शन आपको दे रखा है x1 प्लस x2, एक पॉइंट दे रखा है आपको 9,6, एक पॉइंट दे रखा है 15,0, ठीक है। तो x1 प्लस x2 यहाँ पर 6 आ जाएगा। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई कि थी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू 15 आएगी ना, तो देखो वही आई है 15, लेकिन इसके जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो आए हैं हैज़ मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन, क्योंकि 2 ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, दो में इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू 15 आ रही है, ठीक है। ये मैं बता नहीं पा रहा था, वैसे ये ट्रिक्स इसके लिए भी काम आ जाएगी कि हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं,
लेकिन इसको हम बाद में यूज़ करेंगे, ठीक है। तो मतलब अभी मैंने आपको सिर्फ ये मैक्सिमम बताया कि इसके लिए 15 वैल्यू आएगी, और ट्रिक से मैंने आपको पहले ही बता दी थी, ठीक है। तो ट्रिक्स आपकी बहुत कम आएगी, ठीक है। और हैज़ मोर देन वन ऑप्टिमल सॉल्यूशन आएगा, तो आंसर बी आएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू सॉल्व द लीनियर प्रोग्रामिंग ग्राफिकल मेथड। इनमें से कौन सा मेथड जो आपका यूज़ होता है? देखो कॉर्नर पॉइंट मेथड भी यूज़ होता है ग्राफिकल मेथड में, आइसो कॉस्ट और आइसो प्रॉफिट मेथड भी यूज़ होता है। तो इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी आएगा, एनी वन इन ए एंड बी। एनी वन तो हाँ मतलब यही मान लेंगे सी कि एनी वन ए एंड बी, तो दोनों में से दोनों ही मेथड सही होंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द मैक्सिमम नंबर ऑफ बेसिक सॉल्यूशन इन द सेट ऑफ एन इक्वेशन एंड एन अननोन, ठीक है। एन इक्वेशन और एन वेरिएबल्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सॉल्यूशन होते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है एन सी एम, ठीक है। तो उसको याद रखना, एन सी एम के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 का जो आंसर है वो डी आएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होते हैं जो सेटिस्फाई करते हैं ऑल कंस्ट्रेंट और नॉन नेगेटिव रिस्ट्रिक्शन को। तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है थ्योरी के, ठीक है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड कैन यूज इन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। तो सिंप्लेक्स भी होता है, एनालिटिकल मेथड भी होता है, तीनों मेथड होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव जो होगा आंसर सही होगा, इसका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसके बाद बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, तो जेड के बारे में कह रहा है कि इसका अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा या बाउंडेड सॉल्यूशन आएगा। z1 की वैल्यू आपको x1 प्लस x2 दे रखी है, ठीक है। और यहाँ से आपको रिजल्ट निकालना है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, देखो इससे ना मैं कंस्टेंट, क्या मैं इन दोनों को सॉल्व करके z को बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ। देखो कैसे, अगर मैं इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर दूँ तो यहाँ से x1 माइनस x1 बचेगा और ये माइनस x2 बचेगा, समझ में आ रहा होगा आपको से। और ये लेस देन कितना हो जाएगा? माइनस का 20। अगर जैसे ही मैं माइनस से माइनस काटूंगा तो x1 प्लस x2 की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन 20 आ गई। किसके बराबर आ गई? 20 से बड़ी। तो जो इसका सॉल्यूशन आएगा, जो इसकी वैल्यू z ही तो है ना, x1 प्लस x2, तो z जो आएगा आपका 20 से बड़ा आएगा, ठीक है। फिर समझ लीजिए मैंने दोनों को सब्ट्रैक्ट करके ना z तक पहुँच गया। जब भी मैं इक्वेशन को ऐड करके या मल्टीप्लाई करके या सब्ट्रैक्ट करके अगर मैं z तक पहुंच जाऊँ ना, तो हम ये कह सकते हैं कि z जो है ना, आप z के बारे में आप कह सकते हो कि z क्या है? 20 या 20 से बड़ा है, मतलब z क्या होगा? अनबाउंडेड होगा ना, 20 या 20 से बड़ा, आगे कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बिल्कुल। आगे आपको इसको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक्स होती है, बिना ग्राफ चल बनाए आप इस सवाल को कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो आप इसको और तरीके से भी कर सकते हैं, क्या कि एक तरीका और होता है अनबाउंडेड चेक करने का। आप इन कंस्ट्रेंट को ना एक कॉलम में लिख लो, 1 1 -2, और z की जो वैल्यू है ना इसको इनके ऊपर लिख लो। अगर किसी भी जो मैट्रिक्स बनेगी, किसी भी मैट्रिक्स के अगर एक पर्टिकुलर कॉलम के एलिमेंट ना सारे नेगेटिव आ गया और z का एलिमेंट मैक्सिमम आ गया ना, सुन लो फिर से मैं बोलना चाह रहा हूँ कि z के कॉलम के सारे एलिमेंट अगर नेगेटिव आ गए और z के जो मैक्सिमम के एलिमेंट या मिनिमम के एलिमेंट अगर ये पॉजिटिव आ गए, क्या आ गए? पॉजिटिव। अगर मैक्सिमम है तो पॉजिटिव और मिनिमम है तो नेगेटिव आ गया, तो जो सॉल्यूशन बनता है वो अनबाउंडेड बनता है। तो ऑप्शन नंबर 11 का जो आंसर आएगा वो बी आएगा। इस पर आपको ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं, बिल्कुल इस ट्रिक से आप करेंगे और आंसर बिल्कुल सही माना जाएगा। तो 20 का आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये कह रहा है सपोज द वेरिएबल x1 और x2 दे रखा है, नेचुरल कंडीशन कंस्टेंट आपको दे रखा है, अब z के बारे में आप पूछ रहे हैं कि z मैक्सिमम मिनिमम कब होगा। तो देखो z की वैल्यू 5x2 प्लस 7x2 है, ठीक है। अच्छा, जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ना कि z तक पहुंचने वाली ट्रिक है, या तो इसमें दोनों ही ग्रेटर देन इक्वल टू होंगे या दोनों ही लेस देन इक्वल टू होंगे, ठीक है। जैसे पिछला क्वेश्चन मैंने करवाया था ना, ये दोनों लेस देन इक्वल टू थे तभी ये ट्रिक लगा भाई। अगर एक ग्रेटर और एक लेस होगा तभी आप ट्रिक अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, ये आपको दो कंस्टेंट दे रखे हैं, ये लेस देन इक्वल टू 4 है, x1 प्लस 2x2 लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। तो क्या मैं ऐसे z के पास पहुंच सकता हूँ? 5x1 प्लस 5x2, ये 5x1 होगा, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक, 5x1, ये 5x1 प्लस 7x2 है। तो क्या मैं कुछ करके इस पर 5 तक पहुँच सकता हूँ? कहने का मतलब मेरा ये है, ठीक है। तो 5 तक पहुँचने के लिए अगर मैं पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, और दूसरी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कोई 3x1 प्लस 3x2 जाएगा, 2x1 प्लस 4x2 जाएगा। जैसे ही मैं इनको फिर ऐड करूँगा ना, तो ये कितना हो जाएगा? 3x1 प्लस 2x1 5x1 और 3x2 प्लस 4x2 प्लस 7x2। देखो मेरा काम बन गया, ये 3 3 9 हो जाएगा और प्लस 8 ग्रेटर देन 17।
तो बस मेरा काम बन गया, ठीक है। बस इस ट्रिक से यही फ़ायदा होता है कि आपका ग्राफिकल सॉल्यूशन बच जाता है, ठीक है। मैं z के पास पहुंच चुका हूं, तो z की जो वैल्यू है ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 आएगी। तो z की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 17 आएगी। अब ये क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z इज़ 21। मैक्सिमम तो नहीं है ना, ये मिनिमम से मिनिमम वैल्यू आएगी ना 7 के 17। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल गलत है। ऑप्शन नंबर बी देखो बिल्कुल सही है, बिल्कुल जो ग्रेटर देन और इक्वल टू 17 लग रखा है, मिनिमम वैल्यू के बारे में कह रहा है। तो z की जो मिनिमम वैल्यू है तो 17 आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी में जो है फाइनाइट मिनिमम ना होके ये फाइनाइट मैक्सिमम होगा। मिनिमम तो फाइनाइट है ही ना उसका, ठीक है। तो आपको 17 के बाद और कहीं कर भी नहीं रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा। अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ जेड इज़ 21, मैक्सिमम वैल्यू हम निकाल ही नहीं पाएंगे इसकी, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू इसकी इनफाइनाइट है, ठीक है। तो फाइनाइट मिनिमम है ही नहीं, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा आंसर होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स इस अप्रोच से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, आपका टाइम बच जाएगा। और ट्रेडिशनली आपको करना तो आप इसका ग्राफ बना के कर सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाएगा, आंसर तभी भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो 12 होगा उसका आंसर बी होगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ये कह रहा है कंसीडर द इक्वेशन, अगर आपको कंसीडर द वेरिएबल बोल रहा है, ठीक है। तो आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बारे में पूछा है, मोर देन वन करेक्ट आंसर है इसका, इजन आर करेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो आपको देखो अब आप इसमें शॉर्ट ट्रिक्स नहीं लगा सकते जो मैं आपको लगा रहा था, क्योंकि उस पर ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल्स टू एक साथ आ रहा है, ठीक है। आपको उसका ग्राफ बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो आप इसको ना होमवर्क से करना है सवाल, ठीक है। तो ये होमवर्क से आप इस सवाल को कर देना, ठीक है। तो आप कैसे ग्राफ में ग्राफिकल सॉल्यूशन से ही हो पाएगा इसको, ठीक है। तो इसको आपको होमवर्क से करना है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम मतलब लंबा जाएगा सवाल, ठीक है। आप इसे खुद से करना। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए और बी है, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14 है। आपको कंसीडर द सॉल्यूशन कह रहा है ये इस तरह से, ठीक है। फिर आपको पूछ रहा है कि इसका सॉल्यूशन अनबाउंडेड होगा, बाउंडेड होगा, क्या होगा। एक तरीका तो ये है कि हम इसका ग्राफ बनाएंगे, एक तरीका है मेरी अप्रोच, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से बनाऊंगा, ठीक है। तो करेंगे क्या, मैं इसकी एक मैट्रिसेस बना रहा हूँ, इसके कोफिशिएंट से 1, क्योंकि जैसे अनबाउंडेड की बात करी सिर्फ इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। अनबाउंडेड चेक करने के लिए 1 2 1 1 हो जाएगा। x2 के बारे में -1 -1 और ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और x3 के जो कोफिशिएंट है 0 0 -1। अब हम z के कोफिशिएंट लेंगे 2 1 1। देखो अनबाउंडेड चेक करते हैं कैसे करने का तरीका क्या है। किसी भी एक या एक से ज़्यादा कॉलम में ना, किसी भी एक या एक से ज़्यादा कॉलम में ना सारी एंट्रीज अगर नेगेटिव या जीरो है, सारी एंट्रीज क्या है, या तो नेगेटिव होगी या क्या होंगी, जीरो होंगी। और उसके जो ऊपर जो z का वेरिएबल है x2 की जो वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव होगी, और ऐसे ही इसमें भी होगा, सारे वैल्यूज़ क्या है, जीरो है या नेगेटिव है, और ऊपर जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव है z मैक्सिमम के बारे में। तो जो सॉल्यूशन होगा वो 100% अनबाउंडेड होगा। आपको ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ग्राफ बनाना चाहो तो बनाओ और सॉल्व करो, पूरे 8 से 10 मिनट लगेंगे इसको ग्राफ बनाते बनाते, है ना। और यही आपका 1 मिनट से विदिन 15 सेकेंड आपका सॉल्यूशन होगा। मैं तो 8 मिनट की बात भी कर रहा हूँ, मैंने को चेक करने के बताया, मैं सिर्फ यहीं देख के भी इसे बता सकता था कि रिजल्ट जो है अनबाउंडेड है, ठीक है। आप इसको सॉल्व भी करना तभी भी अनबाउंडेड सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। तो इस ट्रिक का आप पेपर में यूज़ करना और प्रैक्टिस करो उसकी, तो सॉल्यूशन आएगा। तो 14 का जो आंसर आएगा वो ये आएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। आपको लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम दे रखी है। z की जो वैल्यू है मैक्सिमम 2x1 + 4x2 है, और आपको x1 + x2 < 5 दे रखा है, x1 + x2 < 3। तो किसी भी एक कंस्टेंट से अगर मैं z बना दूँ ना, तो मेरा सॉल्यूशन ना आसान पड़ जाएगा। देखो सिर्फ ये है कि ये लेस देन होना चाहिए, इक्वल टू। यहाँ पे अगर x1 + x2 < 5 है ना, ये 2x2 है, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2x1 + 4x2, ये लेस देन क्या हो जाएगा 10, और ये किसकी वैल्यू है, z है। तो z की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू आ सकती है वो कितनी आ सकती है, 10 आ सकती है। अब आप चेक कर लो कि किससे 10 आ रहा है, ठीक है। तो 1, 2 जैसे ही मैं इसके x के बदले 1 डालूंगा, y के बदले 2 डालूंगा, तो ये इससे सेटिस्फाई करो, और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी है। जैसे x के बदले 1 यहाँ डालूंगा, z के 2 डालूंगा, तो 1/1 + 4 < 5 हो जाएगा, और इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, दोनों कंस्टेंट को सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन क्या करा, 3, 1। तो x के बदले z के बदले 3, 1, देखो इसका फिजिबल सॉल्यूशन ही नहीं है, सेकंड कंस्टेंट को सेटिस्फाई नहीं करे, तो बी आ जाएगा, ठीक है। कोई ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है आपको, चाहो तो ग्राफ बनाओ, थोड़ा टाइम वेस्ट कर चेक करो कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है, क्योंकि पेपर में आप इस हिसाब से आपका टाइम बचा सकते हो। मेन है टाइम की कीमत, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी भी इसका आंसर होगा, ठीक है। मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है। एक्स के बदले 0 और वाई के बदले जैसे मैं 2.5 डालूंगा, तो ये इसको सेटिस्फाई भी, फिजिबल रीजन को भी सेटिस्फाई कर रहा है, और जेड की मैक्सिमम वैल्यू भी। तो इसका आंसर जाएगा ए और सी आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर है ए और सी है, मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, ठीक है। आपको मैक्सिमम z निकालनी है, आपको कंस्ट्रेंट दे रखी है। तो पहले हम वैसे ही चेक करेंगे मेरे मेथड से। देखो पहले सारे < क्या मैं इन सबको सॉल्व करके z की तरफ पहुंच सकता हूँ। अगर मैं z के पास पहुंच जाऊँगा तो मेरा काफ़ी टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर
y1 जो है 2 है, तो इसको y1 और y1 दोबारा कहाँ यूज़ हो रहा है, फोर्थ इक्वेशन में। तो मैं देखो पहली इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, या 1 का मतलब पहली इक्वेशन को मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया, प्लस करूँगा सेकंड इक्वेशन में। देखो y2 3 है, सेकंड को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगा, 2 और 1 3 है, दोबारा y2 कहीं यूज़ भी नहीं हो रहा, तो सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, फिर प्लस करूँगा, ठीक है, मतलब इस 2 का मतलब है सेकंड को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर रखा, ठीक है। फिर y3 कितना है, 5 है, ठीक है। जैसे ही मैं y2 को यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ से करना पड़ेगा, तो y3 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 और 2 5 हो जाएगा। अब y4 4 है, y4 4 है, इसको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा तो इसे एक ही में करना पड़ेगा और y सेटिस्फाई हो जाएगा, तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से जैसे y1 और y1 क्या जाएगा, 2y1, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 2y2 प्लस y2 प्लस 3y2 हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस y3 5 है, तो इसे 2 से कर रखा, 3 से कर रखा, तो प्लस 5y3 हो जाएगा, और प्लस आपका 4y4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो खेला लेफ्ट हैंड साइड का है, वहाँ पर 1 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा, प्लस 1 आ जाएगा। तो जैसे इसको आप सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू तो z आ जाएगी, z मैक्सिमम, क्योंकि z के बराबर है, और ये लेस देन किसके बराबर हो जाएगा, 3 2 5 1 6, और ये लास्ट में सेकंड तो 7। तो z की जो मैक्सिमम वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू 7 आएगी। ये कह रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू 7, गलत गलत गलत, तो लेस देन और इक्वल टू 7। देखो कितनी इजीली मैंने बिना ग्राफ बनाए क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, ये कह रहा है सपोज दैट मॉड 3x प्लस मॉड 2y जो है लेस देन 1 है, तो मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है इस 9x प्लस 4y की, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए देखो आपको कंडीशन आपको दे रखी है, एक मेथड तो इसका ग्राफ बनाओ, इसका ग्राफ जो है आपके काइट टाइप की बनती है ना, ठीक है, फिर आप चेक करोगे, ठीक है। एक तरीका मेरा वाला है जिससे आप टाइम बचाओ, बिना ग्राफ सॉल्व करे करो। तो वो 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 1 जो है आपका कंस्ट्रेंट है, ठीक है, इससे 4 इक्वेशन बनती है, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू निकालनी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, जब x जो होगा, क्योंकि x का कोएफिशिएंट बड़ा है ना, जब x मैक्सिमम वैल्यू रखेगा और y जो है अपनी मिनिमम वैल्यू रखेगा। तो y अपनी मिनिमम वैल्यू कब रख सकता है, जब 0 होगा, ठीक है। तो y अपनी मिनिमम वैल्यू 0 रख सकता है, तो यहाँ से x की वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी। तो 3x इक्वल्स टू 1, x की मैक्सिमम वैल्यू 1/3 पे आएगी, ठीक है। तो x के बदले 1/3 z में रख दो, तो z मैक्सिमम आपका कितना आ जाएगा, y को मैंने 0 रखा हुआ, x के बदले 1/3 रखा हुआ, ठीक है। तो ये जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू देगा 3 देगा, ठीक है। तो सिंपल है, बिना ग्राफ करे आप कर दिया। वैसे ग्राफ से भी करना चाहो तो कर सकते हो, आंसर आ जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुझे टाइम बचाना था इसलिए मैंने आंसर इसका सी मान लिया 3, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, मैक्सिमम वैल्यू निकालें z इक्वल टू 5x प्लस 2y। देखिए उस पर कोई शॉर्ट ट्रिक लग नहीं सकती, उस पर लेस देन और ग्रेटर देन इक्वल्स टू इक्वलिटी यूज़ हो रही है, और x इज ग्रेटर देन y वाली इक्वेशन हो रही है। तो सिंपल है, आप इसका ग्राफ बनाएंगे, एक्स इज लेस वाई इक्वल्स टू एक्स, वाई लाइन ये है, ठीक है। एक्स इज ग्रेटर देन वाई आपका रीजन होता है, ठीक है। मैं चाहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप खुद से करो, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ग्राफ आपको ड्रॉ करना आता ही है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, आप इसका आंसर प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है, ठीक है। आप कमेंट्स में आंसर देते नहीं हैं, तो कृपया दीजिए, मैं भी आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो आप भी कृपया कमेंट में आंसर दे, या मेरे वीडियो को बताएं आप कैसा आपको लग रहा है वीडियो, ठीक है। तो उससे मुझे भी अच्छी मोटिवेशन मिलती है पढ़ाने की, ठीक है। तो कृपया कमेंट जरूर किया कीजिए, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 है, ये सब्जेक्ट टू द कंडीशन बोल रहा है, एक्स की जो वैल्यू 0 से लेकर 10 लाई कर रही है, वाई की जो 0 से लेकर 5, मतलब ये रीज़न बनेगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। मैं बिना ग्राफ करे इसे भी कर सकता हूँ। इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी, कि वाई का नेगेटिव, वाई के आगे नेगेटिव लिखा हुआ, जब वाई की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी, और एक्स की वैल्यू मिनिमम होगी, तो ये अपनी मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा। तो एक्स की वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है, एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे, और वाई की वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, जब हम वाई की वैल्यू 5 रखेंगे, ठीक है। बिना पेन चलाए, देखो बिना ग्राफ करे आप इसी लिए से कर सकते हो। जेड की वैल्यू क्या जाएगी, 4 इंटू 0 माइनस 5 इंटू 5 प्लस 10, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा -25 प्लस 10, तो माइनस का 15, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, तो इजीली आपका आंसर आ गया, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, आपको मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालनी है 5x प्लस 7 की, व्हेन मॉड f प्लस मॉड y की जो वैल्यू लेस देन 1 है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैंने ऊपर आपको करवाया था, सेम उसी कंसेप्ट से करेंगे, क्योंकि मुझे मैक्सिमम वैल्यू चाहिए z की। तो z की मैक्सिमम कब आएगी, जब y की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो y की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब y की वैल्यू 1 होगी। जब y की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू उस पॉइंट पे x क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। जब y की वैल्यू 1 होगी तो उस पॉइंट पे x की जो मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो कितनी आ सकती है, 0 आ सकती है। तो z की जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी यहाँ से 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 1, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू आपकी 7 आएगी। तो ऑप्शन ए और बी कट, सी और डी में से एक सही हो सकता है। मिनिमम वैल्यू के लिए करेंगे क्या, जब जब y क्या होगा, मिनिमम होगा, ठीक है। तो y मिनिमम कब होगा, y भी मिनिमम होना चाहिए और x भी क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए, ठीक है।
तो वाई का कोफिशिएंट देखो सब पॉजिटिव है ना, इसलिए ठीक है। तो वाई का कोफिशिएंट मिनिमम कब हो सकता है, -1 होगा। और जब वाई का कोफिशिएंट मिनिमम है तो एक्स की जो मिनिमम में से मिनिमम वैल्यू आ सकती है वो 0 आ सकती है उस पॉइंट में। वाई मिनिमम होगा तो एक्स की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि कोफिशिएंट क्या है, मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई <1 है, ठीक है। तो जेड की जो मिनिमम वैल्यू आएगी ना, एक्स के बदले 0 रखो, वाई के बदले -1 रखो, तो मिनिमम वैल्यू क्या जाएगी, -7। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, ये एग्जाम में आएगा तो आप इसे इस ट्रिक से भी कर सकते हैं। अगर आपको ग्राफिकल करना है तो ग्राफिकल भी बन सकते हो, ऐसे करके गाइड बना देगा। ये पॉइंट 1,0, ठीक है, 0,1 इसमें से देख लेना जिसमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आंसर नंबर जो है डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैक्सिमम वैल्यू आपको जेड की निकालनी है, मॉड एक्स ये आपको दे रखा है कंस्ट्रेंट, ठीक है। एक्स की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। एक तरीका तो यह है कि आप ऑप्शन को डाल दो सीधा इस पे जेड में, ठीक है। पहले चेक करो कि फिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, कोई फिजिबल है, मतलब इस सब तीनों कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करने चाहिए दोनों को, ठीक है, तीनों को सॉरी। और उसके बाद आप देखोगे कि किस में मैक्सिमम वैल्यू है। एक तरीका तो ऐसा है, ठीक है। एक तरीका ये है कि इन दोनों को आप ऐड करोगे फर्स्ट और सेकंड को, तो जेड बन जा रहा, तो 3x + 4y < 12 आ जा रहा। तो जो जेड की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 42 सॉरी, है ना। इसको ऐड करेंगे तो 3x + 4y <, तो जेड की जो मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है, 42। अब चेक कर लो तो 42 किस में आ रही है, वो आंसर हो जाएगा। तो एक्स के बदले 6 डालेंगे, वाई के बदले 6 डालेंगे, तो 6 3 ज़ा 18 और 6 4 ज़ा 24, तो 24 + 18 42, तो यही आंसर होगा, इसमें ही आ रही है, ठीक है। बाकी 7,5 डालोगे तो 7 3 ज़ा 21 41 आएगी, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। फिर सी एक्स के बदले 3, वाई के बदले 8 डालेंगे तो 8 4 ज़ा 32 और 9 41 आएगी। मुझे 41 चाहिए क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, जेड की 42 आ रही है। एक्स के बदले 4 और वाई के बदले 8 डालोगे, तो एक्स के बदले जैसे ही 4 डालोगे 8 डालोगे तो 4 3 ज़ा 12 और 8 4 ज़ा 32, ये 44 तो आ रही है, लेकिन ये आंसर ही नहीं होगा। जेड की तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने 44 करा रखी है। एक्चुअली में कोई कांस्टेंट सेटिस्फाई नहीं करेगा, इसलिए आंसर आएगा, नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो चेक कर लेना कौन सा नहीं करेगा ये, ठीक है। ये वाला या सेकंड वाला कांस्टेंट सेटिस्फाई नहीं करा, 2x + 3y वाला, ठीक है। वैसे भी मैंने पहले इसकी घोषित कर दी थी, वैल्यू जो है 42 से बड़ी नहीं आ सकती, ठीक है, इसलिए तभी भी आंसर नहीं माना जाएगा। तो एक्स के बदले 4 डालोगे 8 आ जाएगा, ठीक है, और ये 24 हो जाएगा, तो ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका गलत आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही आंसर होगा। मैंने ट्रिक लगा दिया, कोई ग्राफ लेकर निकालने की ज़रूरत आपको है नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22, ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी है। तो 3 ईयर्स में आपको नंबर ऑफ बेसिक सोल्यूशन निकालना है। देखो बेसिक सोल्यूशन क्या है, वहाँ पे वेरिएबल कंस्ट्रेंट 2 है, वेरिएबल 4 है, तो 4c2, ठीक है। तो NCM मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, तो 4c2 की वैल्यू कितनी आती है, 6 आती है। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही रखेंगे। आज मैंने आपको काफ़ी अच्छे क्वेश्चन कराए और काफ़ी अच्छी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताई, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत आपका टाइम बचा सकती है, कि बिना ग्राफ करे ही आप आंसर निकाल सको, ठीक है। तो इसको आप देखना, ठीक है, और रिवाइज़ करना, इस तरह के और क्वेश्चंस भी लगाना, ठीक है। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस पे डाउट होता है तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8077947269। अगर आपको डाउट होता है तो आप इस पर मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप में इजीली मैं आपको बता दूंगा जब मैं अवेलेबल होऊंगा या फ्री रहूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक आएगा वो सिंप्लेक्स मेथड आएगा। सिंप्लेक्स मेथड को भी हम अगर पेपर में ट्राई करेंगे तो ट्रिक से करेंगे, वरना ट्रिक से अलावा हम फिर सिंप्लेक्स मेथड को ट्राई नहीं करेंगे। जो ट्रिक मैंने आपको बताई है ना, वो x3 x4 में भी लग जाती है ना, करेंगे तो उसी से करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको तरीका तो बता दूंगा करते क्या सिंप्लेक्स मेथड में। वैसे वो मेथड बहुत लॉन्ग हो जाएगा और एग्जाम में वैसा पेपर आएगा, क्वेश्चन में आएगा भी नहीं, पेपर में सिंपल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखते हैं।